Yes, hello everyone. Very good afternoon to all of you, my dear students, online as well as offline. So we were discussing about the proposal, right? Proposal हम डिस्कस कर रहे थे. सेक्शन 2A में दे रखा है प्रपोजल. एक बार आगे बढ़ने से पहले दोबारा से सेक्शन 2A पढ़ते हैं. फिर से वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर. देयर आफ्टर वी शैल प्रोसीड फर्दर. टेक आउट सेक्शन 2A इन योर बेयर एक्ट. देखो, आई बिलीव इट इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? जमीर दिख रहा है. Now it says that when one person signifies, right? So signifies means communicate to another. ठीक है कि when one person signifies to another, signifies मतलब communicate. इसके ऊपर एक केस लॉ है, कौन सा? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ठीक है, राइट? कि अगर आपकी नॉलेज में ही नहीं है प्रपोजल, तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता. कि जब मैं प्रपोजल दे रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रपोजल दिया है, राइट? कि वो प्रपोजल आपको कम्युनिकेट होना चाहिए. हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent. कि मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूं ये जानने के लिए कि आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, राइट? ओके. बट अगर मैं कहूं कि मेरा मन कर रहा है मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा 50,000 रुपए में, तो ये प्रपोजल नहीं है. बट अगर मैं कहूं कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे 50,000 रुपए में, तो यहां पर मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो क्या है? विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट. कि वो मैंने स्टेटमेंट दी है ताकि आपसे एसेंट ले सकूं. ठीक है? of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal. ठीक है, राइट? ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. तो यहां पर ये प्रपोजल होता है, राइट? तो इसमें कुछ तीन चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है. पहली चीज कि इट शुड बी सिग्निफाइड, राइट? कि सिग्निफाइड मतलब कम्युनिकेट होना चाहिए. अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो फिर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा. दूसरी चीज दैट या तो आप वो पॉजिटिव एक्ट करने के लिए दोगे. टू डू मतलब पॉजिटिव एक्ट, टू एब्सटेन मतलब नेगेटिव एक्ट. ये नेगेटिव पॉजिटिव मैं आपको कल बता चुका हूं, पहले भी बताया था. ठीक है? फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, कि मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं ताकि आपका एसेंट ले सकूं. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और इसको हम बोलते हैं कि ये प्रपोजल है. और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा. ठीक है, राइट? प्रॉमिस इज गिवन अंडर सेक्शन 2B. एक्सेप्टेंस ओवर हेड 2B में एक्सेप्टेंस दे रखा है. और वो बोलते हैं अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. तो यह लिखा है व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू. कि जिसको प्रपोजल दिया गया है अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो क्या बन जाएगा? एक प्रॉमिस बन जाएगा. ठीक है? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. तो सिर्फ वो ही एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसको प्रपोजल दिया गया है. ठीक है? जमीर, आशिफा, शाहरुख, चिराग एंड ओवर हेयर नीलू, मीनाक्षी, ईशानी, शरद, श्वेता, प्रिया, तृप्ति, उमेद, राइट? ओके, ठीक है. अब इसमें मैंने आपको कल एक स्टेटमेंट दिया था, कुछ आपको लिखवा रहा था मैं लास्ट पॉइंट, दैट एडिशनल कंडीशंस फॉर प्रपोजल. ठीक है, कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, कुछ और कंडीशंस होती है. लिखो, एडिशनल कंडीशंस ऑफ प्रपोजल. पहला पॉइंट दैट इज mere supply of information, mere supply of information is not a proposal, is not a proposal. कि सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करना इज नॉट अ प्रपोजल. जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं. ठीक है, आई गिव यू अनदर एग्जांपल. कि मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने ना नेबर को बोला, पड़ोसी को बोला कि मेरे को ना अपनी गाड़ी बेचनी है, 5 लाख रुपए में बेच दूंगा. ठीक है, मैंने क्या बोला अपने पड़ोसी को? मैंने अपने नेबर को बोला दैट आई विल सेल माई कार
फॉर 5 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो मैंने एक सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है ना। मैंने ये थोड़ी बोला कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख रुपए में, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दी है, ये इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। ये मैंने स्टेटमेंट ये इस वजह से नहीं दी ताकि आपका एसेंट ले सकूं, मैंने तो बस आपको एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है। तो नेबर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि महिंद्रा जी आई एक्सेप्ट, ही कैन नॉट एक्सेप्ट, राइट, क्योंकि मैंने प्रपोजल दिया ही नहीं। अगर वो एक्सेप्ट बोलता है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो फिर वो एक्सेप्ट थोड़ी है, राइट, बिकॉज देर इज नो प्रपोजल। मैंने तो बस ये बोला कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेच दूंगा, आई विल सेल माई कार फॉर 5 लाख रुपीज। तो इट इज जस्ट अ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा हूं, ये प्रपोजल नहीं है। एंड इफ देर इज नो प्रपोजल देर इज नो एक्सेप्टेंस। समझ में आया? इसी के ऊपर एक केस लॉ बेस्ड है, which is also known as bumper hall pen case. Okay, bumper hall pen, bumper hall pen, इसका केस का नाम है हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वी वर्सेस फेसी। ओके, 1893 इंग्लिश केस लॉ है। अब देखो, आपको ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका शायद एक हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतने इंग्लिश केस लॉस क्यों है। हमारे यहाँ पे इंग्लिश केस लॉ तो वो नहीं है, इन्फोर्सिबल नहीं है ना, राइट। बट ये जो इंग्लिश केस लॉ है, इट इज हैविंग अ वेरी हाई परसुएसिव वैल्यू। इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं करता, बट इसकी बहुत ज्यादा परसुएसिव वैल्यू है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लॉज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो जो जुडिशियल माइंड है दैट इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। ओके, राइट। तो ये जो इंग्लिश केस लॉज हैं, ये एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करते, बट इनकी बहुत ज्यादा हाई परसुएसिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हार्वी वर्सेस स्पेसी, अब इसमें हुआ क्या कि इनकी एक प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी थी जो कि जमाइका में थी। ठीक है, प्रॉपर्टी वॉज इन जमाइका, राइट। तो हार्वी ने फेसी से पूछा, हार्वी ने फेसी को बोला, विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन? क्वेश्चन, will you sell us your bumper hall pen? ठीक है, राइट। तो उसने क्या करा, प्रपोजल दिया कि क्या आप हमें अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे, विल यू सेल अस? टेलीग्राम द लोएस्ट कैश प्राइस, आगे लिखा टेलीग्राम द लोएस्ट कैश प्राइस। ठीक है, कि आप टेलीग्राम द लोएस्ट कैश प्राइस, उसने ये एक और स्टेटमेंट ऐड करी। ठीक है शाहरुख, ओके। अब फेसी ने रिप्लाई करा, फेसी ने रिप्लाई करा, फेसी ने बोला लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड्स, लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड्स। ठीक है, राइट, लोएस्ट प्राइस इज 900 पाउंड्स। हार्वी ने बोला आई एक्सेप्ट, हार्वी ने कहा आई एक्सेप्ट। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये एक प्रॉमिस बना? विल इट अमाउंट्स टू अ प्रॉमिस? टेल मी एवरीवन, विल इट बी अ प्रॉमिस? क्या वहां पर कोई प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है? जमीर, बता दो। दीपांशी, ओके। नीलू, यू मे ऑल्सो राइट, आप भी आंसर लिख सकते हो। गुलफिशा, बता दो। ईशानी, मीनाक्षी, ईशानी ओके, उमेद ओके, शरद ओके, प्रिया ओके, शरद इनकरेक्ट, बताओ। आशिफा है, कॉन्ट्रैक्ट है इनका। हम्म,
कॉन्ट्रैक्ट है इनका, अच्छा ठीक है। ओके, एक मिनट, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, बोलो। इनका कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्ट है। देखो, दोबारा से सुनिएगा। यहां पर हुआ क्या, हार हार्वी ने फेसी को बोला, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे? ठीक है। टेलीग्राम द लोएस्ट कैश प्राइस, कि आप हमें टेलीग्राम करके बताओ कितना कम है आपका लोएस्ट कैश प्राइस। तो फेसी ने लोएस्ट प्राइस बता दिया, 900 पाउंड्स। बट क्या फेसी ने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करा, या फेसी ने इनको प्रपोजल दिया? जो ये कह रहा है आई एक्सेप्ट, तो मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी चीज को, मतलब एक्सेप्ट तो आप प्रपोजल को करोगे। तो क्या फेसी की तरफ से कोई प्रपोजल आया? बताओ, टेल मी ओवर हियर ऑनलाइन स्टूडेंट, वॉज देयर एनी प्रपोजल फ्रॉम द फेसी जो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं ना, राइट। प्रपोजल तो किसने दिया, हार्वी ने दिया, बट उस हार्वी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा। हार्वी ने प्रपोजल दिया कि क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे, बेचोगे, और क्या है आपका लोएस्ट प्राइस। अब हार्वी ने लोएस्ट प्राइस बता दिया कि भाई हमारा 900 है। अब वो कह रहा है आई एक्सेप्ट, बट उससे तो सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है ना, यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है, और इंफॉर्मेशन सप्लाई करना प्रपोजल नहीं होता। तो इफ देर इज नो प्रपोजल देर इज नो एक्सेप्टेंस। जमीर, समझ में आया? आशिफा, चिराग, शाहरुख, दीपांशी, गुलफिशा, ईशानी, मीनाक्षी, नीलू, शरद, स्प्रिया, उमेद, प्लीज टेल मी। दीपांशी ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? ईशानी ठीक है, प्रिया ठीक है, मीनाक्षी बताओ, नीलू, उमेद ठीक है। नीलू, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, व्हाई इज शी टेलिंग लोएस्ट प्राइस व्हेन शी हैज नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट? देखो, यहां पर जो लोएस्ट प्राइस वो बता रहा है, इट इज जस्ट अ मियर इंफॉर्मेशन, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन है वो जो सप्लाई कर रहा है। अब जैसे मान लो कि आप मुझसे पूछते हो कि सर क्या आप अपनी गाड़ी बेचोगे और कितने कम में निकाल दोगे, ठीक है। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे एक तरह का प्रपोजल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ यार मेरा मन करे तो मैं इसको जो है 15 लाख रुपए में निकाल दूं। तो आप बोल रहे हो आई एक्सेप्ट, बट मैंने बोला कि मेरा मन करे तो मैं इसको 15 लाख में निकाल दूंगा, ये क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है मैंने, ये नहीं बोला कि क्या आप मेरे 15 लाख में खरीदोगे, है ना। जो मैंने स्टेटमेंट दी है दैट इज नॉट विद व्यू टू ऑप्टेन एसेंट, कि वो जो स्टेटमेंट दी है वो एसेंट लेने के लिए स्टेटमेंट नहीं दी मैंने, वो तो बस एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है। तो आपको इंटेंशन देखनी पड़ेगी। समझ में आया शरद? इज इट क्लियर? ओके ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है, समझ में आ गया है? तो सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई होना अपने आप में एक प्रपोजल नहीं होता। प्रपोजल के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, जो यहाँ लिखा हुआ है ना सेक्शन 2A में, ये चीज विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेट। अगर ये नहीं है तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन है, वो प्रपोजल नहीं है। और जब प्रपोजल नहीं है तो उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। जब एक्सेप्टेंस नहीं है तो प्रॉमिस नहीं बनेगा और फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, ग्रेट, आगे चलते हैं। एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये तो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बताई थी, सेकंड कंडीशन लिखो। अ प्रपोजल कैन बी, अ प्रपोजल कैन बी an express proposal, an express proposal, or an implied proposal, or an implied proposal, ठीक है। अब एक्सप्रेस प्रपोजल मतलब कि मैं लिख के बोल रहा हूं,
है ना, लिख के बोल रहा हूँ या फिर आपको कह के बोल रहा हूँ या व्हाट्सएप करके कर रहा हूँ, तो एक्सप्रेसली कर रहा हूँ। इम्प्लाइडली मतलब बताओ। मिराज, जमीर, बताओ इम्प्लाइड का क्या मतलब है? ईशानी, गुलफिशा, नीलू, शरद, श्वेता, प्रिया, उमेद, शाहरुख, सलमान, बता दो। इम्प्लाइड मतलब कि मेरे कंडक्ट के थ्रू। अब हमारे एक्ट, हमारा कंडक्ट, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि खरीदोगे, है ना, तो ये क्या है, मेरा कंडक्ट है ना। अब हम, आपने बोला यस, ऐसे कर दिया, तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया। ये आपने आए, मेरा फोन लेके चले गए, ठीक है, राइट। तो दैट इज व्हाट, दैट इज इम्प्लाइड प्रपोजल एंड देयर कैन बी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। टर्म्स हम डिसाइड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब एक और चीज, थर्ड कंडीशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड इज प्रपोजल शुड बी केपेबल, प्रपोजल शुड बी capable of creating legal relationship, of creating legal relationship, ठीक है, राइट। मतलब अगर मैं प्रपोजल दे रहा हूं तो मेरी इंटेंशन होनी चाहिए कि हम लीगली बाउंड हो जाए, ठीक है, राइट। सो दैट देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, मतलब एनिमस कॉन्ट्रा हैंडाई होना चाहिए, एनिमस कॉन्ट्रा हैंडाई। एनिमस कॉन्ट्रा हैंडाई मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ओके, राइट। इसको बोलते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब इसमें केस लॉ है, शायद आपने सुना होगा, मेरे को लगता है सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो कोई बात। दैट इज बेलफोर वर्सेस बेलफोर, दैट वाज 1919, ठीक है, बेलफोर वर्सेस बेलफोर। तो आशिफा बता दो क्या हुआ इसमें। हाँ, 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 बीमार हो जाती है, ओहो, फिर, अच्छा, हम्म, ओके, ओके, वेरी गुड हो गया ये तो, ठीक है। चलो लेट मी टेल यू, दैट इज गुड दैट यू आर एबल टू रिमेम्बर। अब देखो बेलफोर वर्सेस बेलफोर में हुआ क्या कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, बड़े ही अच्छे कपल होते हैं, राइट। लेट मी ड्रॉ, हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, राइट। अब हुआ क्या, देवर स्टेइंग इन अ सिलोन, एक जगह थी सिलोन में, सिलोन में रहते थे, राइट, सिलोन में रहते थे, स्टेइंग इन सिलोन। अब सिलोन से ही चले गए कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है, राइट। दे बोथ गॉन टू इंग्लैंड फॉर सम वर्क, किसी काम से जाते हैं। अब वहां पर वाइफ की थोड़ी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रही, तो वाइफ इंग्लैंड से वापस आ जाती है, वाइफ केम बैक टू सिलोन, वाइफ वापस आ जाती है और हस्बैंड नहीं आता वापस, ठीक है, राइट। तो हस्बैंड ने एक इसके साथ इसको प्रपोजल दिया कि तुम जाओ आराम से घर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें 30 पाउंड अ मंथ दूंगा, राइट। तो हस्बैंड ने वाइफ को एक प्रपोजल दिया कि आई विल गिव यू
£30 अ मंथ, ठीक है, राइट, कि हर महीने, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वेट 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 वेट। तो यह हुआ क्या कि अगर वाइफ वापस जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर हस्बैंड ने इसको जो है क्या करा, एक प्रपोजल दिया कि आई विल गिव यू £30 अ मंथ, ठीक है, राइट। अब लेटर ऑन थोड़े समय बाद इनके हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशंस है वो खराब होने लगते हैं, राइट, द रिलेशन गॉट डिटोरिएटेड, राइट, इनके रिलेशन खराब होने लगते हैं, स्पॉइल होने लगते हैं। सो अब क्या करता है हस्बैंड, इसको £30 देना बंद कर देता है, द हस्बैंड स्टॉप्स गिविंग द £30 टू द वाइफ, ओके, राइट। लेटर ऑन द रिलेशन गॉट स्पॉइल्ड, तो हस्बैंड ने स्टॉप कर दिया, हस्बैंड स्टॉप गिविंग £30, ठीक है, उसने मना कर दिया। तो ऑन दिस बेसिस द वाइफ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द हस्बैंड, ऑन दिस बेसिस वाइफ ने हस्बैंड पे सूट फाइल कर दिया कि इसने ब्रीच कर दिया है, राइट, द हस्बैंड हैज कमिटेड अ ब्रीच, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि ये मुझे हर महीने £30 देंगे, राइट, और मैंने उसको एक्सेप्ट भी करा था, तो अब हस्बैंड ने मना कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट उठा था या नहीं हुआ उठा था, टेल मी मिस्टर चिराग, क्या इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? जमीर, शाहरुख, आशिफा, तो यहां पर इट इज नो कॉन्ट्रैक्ट, वाई, बिकॉज देर इज नो इंटेंशन टू बी लीगली बाउंड, यहां पर कोई इंटेंशन नहीं थी उसकी लीगली बाउंड होने की, जो उसने प्रॉमिस करा वो डोमेस्टिक इन नेचर था, जो उसने प्रॉमिस करा ना, जो हस्बैंड ने प्रॉमिस करा कि ठीक है आप जाओ यार, कोई टेंशन नहीं है, मैं दे दूंगा आपको पैसे, £30 पर मंथ दूंगा मैं, ठीक है, सो दैट वाज डोमेस्टिक इन नेचर, ठीक है, इट वाज जस्ट अ जेस्चर कि आप परेशान मत हो, मैं आपको देता रहूंगा, आपको खर्चा पानी जो मेंटेनेंस है वो मैं देता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो दैट वाज डोमेस्टिक इन नेचर एंड दैट वाज नॉट इंटेंडिंग टू बी बाउंड बाय लीगली, कि यहां पर उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो लीगली बाउंड हो, ठीक है। हिमांशु, यू आर लेट, वेरी वेरी लेट। ईशानी, नीलू, शरद, श्वेता, प्रिया, उमेद, समझ में आया? गुलफिशा, दीपांशी, एंड ओवर हियर जमीर, क्लियर? चिराग, गुड, वेरी वेरी गुड। शाहरुख, आशिफा, वेरी वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, आगे चलते हैं। सो यहां पर आपको जब भी कोई भी एक प्रपोजल आता है ना, तो वो आपकी पीछे उसका देखना है कि उसके इंटेंशन क्या है, और इंटेंशन कैसे पता चलेगा? जब आप प्रपोजल पढ़ोगे कि क्या वो डोमेस्टिक नेचर का है या प्रोफेशनल नेचर का है, क्या आपकी इंटेंशन थी कि आप लीगली बाउंड होगे या नहीं होगे, ठीक है, राइट। तो यहां पर इट वाज डोमेस्टिक इन नेचर, सो देयरफॉर देयर इज नो इंटेंशन टू बी बाउंड लीगली, so if there is no contrahendi, animus contrahendi, it is no proposal, and if there is no proposal there is no acceptance, ठीक है। अब एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखो, यहां तक क्लियर है ना? फोर्थ पॉइंट लिखो, राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट। नीलू, यू कैन गिव मी अ थम्स अप अगर क्लियर हो रहा है, देखो वहां पे आपके ऑप्शन होगा रिएक्शंस में करके, अगर आप फोन में देख रहे हो तो रिएक्शंस होगा, अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो मुझे आइडिया नहीं है ना, और चैट भी कर सकते हो आप, चैट में ऑप्शन होगा कि आपको समझ में आ रहा है तो आप यस कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, एक और एडिशनल पॉइंट है, कंडीशन है, दैट प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी सर्टेन, ओके, द प्रपोजल शुड बी डेफिनेट, should be definite to permit conclusion, to permit
कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टेंस, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टेंस। ओके, राइट। अब देखो, ये कह रहा है कि जो आपका प्रपोजल है वो सर्टेन नेचर का होना चाहिए, ठीक है, राइट। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी, ठीक है, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब कल हमने जैसे सेलिब्रेट करा टीचर्स डे, राइट। आप बच्चों ने ऑर्डर करे पिज्जा, बर्गर, पैटी वगैरह जो भी है, न जाने तमाम चीजें जो मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी सब बच्चों ने खाया, इन्होंने दिया ही नहीं मुझे कुछ, राइट। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मान लो शरद ने शरद ने फोन करा डोमिनोज, ठीक है। शरद ने कॉल करा डोमिनोज, किस चीज के लिए? पिज्जा के लिए, ठीक है। अब शरद ने बोला कि आज टीचर्स डे है, तो आप 5 पिज्जा भेज दो, A18, 3rd फ्लोर, महिंद्रा लॉ अकेडमी, बत्रा सिनेमा, फोन काट दिया, ठीक है। या फिर शरद ने फोन करा डोमिनोज को कि क्या तुम हमें 5 पिज्जा भेज दोगे, A18, इतना इतना उतना। उसने बोला यस, उसने बोला भेज दो, ठीक है, फोन काट दिया। क्या ये प्रपोजल होगा? अब कौन से पिज्जा बोले ये थोड़ी बताया, तो सर्टेनिटी नहीं है ना, अनसर्टेन है। सो इफ इट इज अनसर्टेन, अगर आपने टर्म्स स्पेसिफाई नहीं करी, कुछ एम्बिग्यूटी है, वो बोलेगा भाई साहब ने बताया नहीं कि कौन सा भेजना है, वेज भेजना है, नॉन वेज भेजना है, वेज में भी पनीर वाला भेजना है, ऑलिव्स वाला भेजना है, या जो भी है मोज़रेला चीज भेजना है, कैसे भेजना है, राइट। तो वो आपने स्पेसिफाई नहीं करा। सो इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द टर्म, इफ देर इज एनी एम्बिग्यूटी, अगर कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, तो इट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट बी, इट इज लैकिंग सर्टेनिटी, सो इट विल ऑलवेज बी अ वॉइड एग्रीमेंट। अब यहां से आपने बोला कि क्या आप मुझे 5 पिज्जा भेजोगे, उसने हाँ बोल दिया, तो आपने प्रपोजल तो दिया कि क्या आप 5 पिज्जा भेज दोगे, उसने हाँ कर दिया, उसने एक्सेप्ट करा, बट इट लैक्स सर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं है ना, तो ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। सेक्शन 29 यही कहता है, अलग आगे पढ़ेंगे हम। सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच सेज दैट इफ द एग्रीमेंट इज अनसर्टेन, इट इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, राइट। अब एक और चीज, एक और कंडीशन, यहां तक क्लियर है? दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु, ईशानी, नीलू, शरद, श्वेता, स्प्रिया, उमेद। स्प्रिया ठीक है, ईशानी ठीक है, गुलफिशा ठीक है, श्वेता ठीक है, उमेद ठीक है, शरद ठीक है। आई बिलीव दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक और पॉइंट लिखो, दैट इज 5th पॉइंट। प्रपोजल वंस रिजेक्टेड, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। कि एक बार अगर मैंने प्रपोजल दिया और आपने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर अब दोबारा उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, है ना? समझ में आया? जैसे कि सपोज भोला, भोला प्रपोजल दे रहा है किसको? रामवती को, ठीक है, कि रामवती जी क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे? विल यू बाय माई वॉच फॉर 25,000 रुपीज, ठीक है, राइट। कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे 25,000 रुपए में? अब रामवती उसको एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है? रामवती ने बोला कि मैं अभी डिसाइड करूंगी, फिर बताऊंगी, मुझे बस 1 घंटा दो, ठीक है। अभी उसने रिजेक्ट नहीं करा, उसने एक्सेप्ट भी नहीं करा, उसने टाइम मांगा कि मुझे 1 घंटा दो। उसने 1 घंटे बाद बोला कि आई रिजेक्ट, कि मैं नहीं खरीदूंगी, मेरे को महंगा लग रहा है। फिर 2 घंटे बाद उसने बोला नहीं नहीं, मैंने अपना मूड बदल दिया, आई एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब ये जो इसने एक्सेप्टेंस करा है, इसकी कोई रेलेवेंस, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार प्रपोजल को दिया हुआ रिजेक्ट हो जाता है,
तो फिर वो प्रपोजल वहीं खत्म हो जाएगा, दोबारा से उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता, राइट। प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। ठीक है, इज इट क्लियर? टेल मी। दीपांशी, गुलफिशा, इस पे केस लॉ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड वर्सेस रेंच। हाइड वर्सेस रेंच 1840 का है। हाइड वर्सेस रेंच, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा चलो ये चीज, बट इसके फैक्ट्स बता देता हूँ। ठीक है, ये कब पूछा जाएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आज की क्लास में ही आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसके फैक्ट सुनना। इसमें हुआ क्या, एक डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने ऑफर करा, प्रपोजल दिया, ऑफर करा, ठीक है, ऑफर टू सेल एस्टेट, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, फॉर 1200 पाउंड, 1200 पाउंड का उसने ऑफर दिया कि क्या अब ये मेरी प्रॉपर्टी 1200 पाउंड में खरीदोगे, ठीक है, राइट। प्लेंटिफ ने डिक्लाइन कर दिया, प्लेंटिफ डिक्लाइन, बोलता नहीं खरीदूंगा, महंगा है, ठीक है। डिफेंडेंट ने थोड़ा सोचा कि यार क्या पता महंगा हो, कम कर देता हूँ प्राइस। डिफेंडेंट ने फिर ऑफर दिया, विल यू बाय, विल यू बाय फॉर 1000 पाउंड्स, ओके, ठीक है। तो इसने अपना प्राइस कम कर दिया कि ठीक है यार कोई बात नहीं, तू क्या 1000 में खरीदेगा क्या, सही सही बता, ठीक है। प्लेंटिव ने फिर मना कर दिया, प्लेंटिव कह रहा है महंगा है भाई, नहीं खरीदूंगा, डिक्लाइन, ओके, राइट। अब प्लेंटिव ने इसको ऑफर दिया, नाउ प्लेंटिव, जमीर लिख रहे हो ना सारी चीजें, लिखते हुए चलो। प्लेंटिव ने ऑफर दिया, विल यू सेल फॉर 900 पाउंड्स, कि यार ये सब छोड़, तू बता कि 900 में बेचेगा क्या, ठीक है, राइट, विल यू सेल इट फॉर 900 पाउंड्स। अब देखो डिफेंडेंट क्या कहता है, डिफेंडेंट कहता है आई नीड सम टाइम, डिफेंडेंट सेज आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम, ओके, राइट, एंड लेटर ही डिक्लाइन, बोलता है मैं नहीं बेचूंगा, लेटर ही डिक्लाइन, ओके, राइट, he declined that I will not sell it for 900 pounds. Now plaintiff says, now plaintiff says, I accept for 1000 pounds. वो कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ 1000 पाउंड। अब डिफेंडेंट ने तो मना कर दिया कि बेटा एक बार दिया था तुमने जो है अपना ऑफर, वो खो दिया, राइट। सो नाउ इन, नाउ देर इज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो डिफेंडेंट ने देने से मना कर दिया, प्लेंटिफ को गुस्सा आया, प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया, प्लेंटिफ ने बोला अरे सर इसने 1000 की बोला था, मैं अब 1000 को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइट। सो देर इज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि एक बार प्रपोजल दिया और वो रिजेक्ट हो जाता है तो इट विल एंड्स लेटर ऑन, सब्सिक्वेंटली इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। शाहरुख, समझ में आया? जमीर, चिराग, आशिफा, गुड, दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु, ईशानी, नीलू, शरद, श्वेता, प्रिया, उमेद, क्लियर हुआ? ईशानी ठीक है, श्वेता ठीक है, उमेद ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? हिमांशु, सागर, आपको क्लियर हो रहा है? अभी ये वाला हाइट वर्सेस रेंज आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। एक और चीज, सिक्स्थ कंडीशन, ये एडिशनल कंडीशंस लिखवा रहा हूं मैं आपको। सिक्स्थ कंडीशन, प्रपोजल कैन नॉट इम्पोज, proposal cannot impose, impose an obligation, an obligation to reply,
ऑन अनदर। अब ये कह रहे हैं एक और कंडीशन है कि अगर मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं ना, तो मैं आपकी ड्यूटी नहीं लगाऊंगा कि आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर जैसे मैं बोलूं, देखो, ए ने बी को प्रपोजल दिया, ठीक है, क्या प्रपोजल दिया, दैट विल यू बाय माई वॉच फॉर 25,000 रुपीज, एंड if you do not reply, I consider that you have agreed. I consider that you accept. If you do not reply, I will consider that you have accept. कि अगर आप हाँ और ना नहीं बोलते तो मैं मान लूंगा कि आपने हाँ है, आपकी हाँ है। तो ये ऐसे थोड़ी होता है कि मैं प्रपोजल दे रहा हूं और आप चुप हो तो मैं मान लूंगा कि हाँ, आपकी चुप्पी में हाँ है। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, you cannot impose an obligation, you cannot impose a duty to reply, rather it is a discretion of the promisee to reply or not। ये तो डिस्क्रिशन बी का है ना कि उसको रिप्लाई करे या ना करे। जस्ट बिकॉज आपने लिख दिया प्रपोजल के साथ साथ कि अगर आप चुप रहे तो मैं मान लूंगा ये आपकी हाँ है, अरे ऐसे कौन सा लॉ है, राइट। देयर कैन नॉट बी अ ड्यूटी अपॉन द प्रोमिसी टू रिप्लाई, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। समझ में आया? क्योंकि वहां पर अगर, इसमें तो बी की चॉइस है ना कि या तो वो एक्सेप्ट करेगा, या तो वो रिजेक्ट करेगा, या तो वो नन ऑफ द अबव, मतलब वो चुप रहेगा, राइट। ही विल रिमेन टू बी साइलेंट, और साइलेंट रहना उसका अधिकार है, राइट। आप ये अधिकार उससे कैसे छीन सकते हो, राइट। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो प्रपोजल जो है उसमें आप ड्यूटी नहीं लगा सकते सामने वाले व्यक्ति की, अगर आपने नहीं रिप्लाई करा तो मैं उसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा। इसके ऊपर एक और केस है, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, बट ये वाला केस मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। सुना है आपने केस लो, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, नाम सुना होगा, बहुत डेकोरेटेड केस है ये, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले, 1862। इसमें घोड़े का है, हॉर्स का है, ठीक है, आपको एक हिंट दे दिया मैंने। इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बट आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, एक और कंडीशन, दैट इज काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल, तो इसमें लिखो दैट इन केस ऑफ काउंटर प्रपोजल द ओरिजिनल प्रपोजल कम्स टू एन एंड। इन केस ऑफ काउंटर प्रपोजल the original proposal comes to an end। ठीक है, राइट। तो ये जो काउंटर प्रपोजल है ये हमने, आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, ये हमने डिराइव करा है थ्रू सेक्शन 7 क्लॉज 1। अभी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सेक्शन 7 क्लॉज 1 से हमने डिराइव करा है, वहां पे कहीं पे भी आपको लिखेगा नहीं, लिखने को नहीं मिलेगा काउंटर प्रपोजल, ठीक है। बल्कि ये हमने डिराइव करा है थ्रू जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन में हाइड वर्सेस रेंच आ जाएगा काउंटर प्रपोजल में, वही वाला जो केस लॉ अभी पहले लिखवाया है, हाइड वर्सेस रेंच, ठीक है। हाइड वर्सेस रेंच काउंटर प्रपोजल का एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये पीटी में आता है आपका क्वेश्चन कि काउंटर प्रपोजल का कौन सा केस लॉ है, हाइड वर्सेस रेंच है, हॉफ वर्सेस टिफमैन है, कौन सा है इनमें से, राइट। तो इट इज हाइड वर्सेस रेंच। अब काउंटर प्रपोजल होता क्या है, बट बिफोर दैट टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, ठीक है। टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक ऑफ 5 minutes। 5 minutes इज सफिशिएंट। इट इज 2:48, विल स्टार्ट एट 2:55। चलो
8 मिनट का ब्रेक दे दिया मैंने आपको, 7 मिनट्स का ब्रेक दे दिया। टेक अ ब्रेक।